हेलो, आई वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, साथ में आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने में ये पूरा टॉपिक बहुत मदद करने वाला है। सो दोस्तों, यहां पर हम लोग एक रेगुलर सीरीज को स्टार्ट करेंगे जहां पर आपके सभी एनसीईआरटीज के कॉन्सेप्ट्स को मैं यहां पर आपको अच्छे से कवर करवाने वाला हूं और जितने भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे। जैसे एक बार ये पूछा गया था कि कपास को ओटना, क्या यह पारंपरिक ही तरीका बचा है कि हम लोग हाथों से ही निकालते हैं या फिर हमें आज की तारीख में कपास के लिए मशीनों का प्रयोग करने लग गए। और यह प्रश्न सीधा 6th क्लास की एनसीईआरटीज में से पूछा गया था और इस प्रकार के जितने भी एमसीक्यूज हैं वो आपको एनसीईआरटीज में से मिलेंगे। तो एनसीईआरटीज कई बार करंट अफेयर्स से रिलेटेड इश्यूज को 1-2 लाइन वो करंट अफेयर्स में से देते हैं, 1 लाइन फ्रॉम एनसीईआरटीज। तो हमें कोर कॉन्सेप्ट, सिलेबस कॉन्सेप्ट का बिल्कुल अच्छे से पता होना चाहिए। यस और नो? तो चलिए शुरुआत करते हैं, है ना? ठीक है, चलिए। तो यहां पर आपको पता है उड़ान की टीम पूरी तरह से कर्तव्यबद्ध है, सुसज्जित है और जवाबदेहिता के साथ अपना कर्म कर रही है। आपका जो कर्म है वो करिए, दोस्तों को शेयर करिए, लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये मैसेजेस पहुंचे, वीडियोस पहुंचे। और एस्पायर प्रोग्राम के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमेशा एस्पायर प्रोग्राम जो है वो इवेंट होता है, लेकिन साथ ही साथ में आजकल एक कॉम्बैट नाम से जो है जल्दी हम लोग एक रिलीज करने वाले हैं। एस्पायर में भी आप एनरोल हो सकते हैं। जस्ट सर्च कर लीजिए गूगल पर अनअकैडमी एस्पायर और वहां पर आप उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर चले जाएंगे और वहां पर आप एस्पायर की मदद से बहुत सारे स्कॉलरशिप्स वगैरह जीत सकते हैं। ठीक है, और ये मेरा प्रोफाइल है अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, आप मुझे यहां पर फॉलो कर लीजिए। और साथ ही साथ मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं कि यहां पर आपको डेली 8 PM पर मैं, है ना, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस कॉन्सेप्ट 100+ क्लासेस। तो अभी का अभी जाइए, या तो अभी या फिर बाद में लिख लीजिए, मेरी प्रोफाइल को फॉलो कर आपको 8 PM पर या तो लाइव क्लासेस सुन लीजिए या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस सुन लीजिए। सोना सिंह जी गुड मॉर्निंग, अंशिका एंड अरुण कुमार जी गुड मॉर्निंग, अंशुल कुमारी गुड मॉर्निंग। और ये मेरा रेफरल कोड है RPSir10 और इसकी मदद से आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर प्लस, आइकॉनिक या फिर ऑप्शनल कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं और मैक्सिमम बेनिफिट्स आपको इस रेफरल कोड से प्राप्त होगा। यदि आप एक जेन्युइन एंड सीरियस अटेम्प्ट देना चाहते हैं अनअकैडमी की मदद से, आपको जरूर बहुत तेजी से स्काई रॉकेटिंग स्पीड के साथ आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि यहां पर भारतवर्ष के सभी टॉप नॉच फैकल्टी अवेलेबल है। यस और नो? और साथ ही साथ नॉट ओनली यूपीएससी में मेरा रेफरल कोड अनअकैडमी के सभी एरियाज पर अप्लाई होता है, नीट, IIT, JEE, है ना? तो सभी में इस रेफरल कोड की मदद से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। तो जरूर आप मुझे बताइए कि आपने मेरा रेफरल कोड लिया है एंड आई विल डू माय वर्क। मैं इसके लिए मैं अपना काम कर दूंगा। सो परी सिंह गुड मॉर्निंग, सोहेल सिद्दीकी, सोना सिंह जी गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं, तो हम लोग अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, आपको यहां पर टॉपिक दिखाई दे रहा होगा एंड व्हाट इज द टॉपिक क्या है? तो देखिए, ये है 6th क्लास की एनसीईआरटी। दिस वन इज द क्लास 6 एनसीईआरटी और यहां पर आपको चैप्टर्स दिए हुए हैं। सो फ्रेंड्स, चैप्टर जो 1 है भोजन, यह कहां से आता है, क्या होता है? देखिए, ये लेक्चर भोजन के जो घटक होते हैं 6th क्लास में आपको कुछ भी नहीं दिया। और मेरे जो आपको प्रीवियस लेक्चर आप देखेंगे, है ना, आप देख लीजिए उड़ान में मेरे RPSir नाम से या रुद्र गौतम नाम से जो लेक्चर्स अवेलेबल है, वहां पर मैंने एक लेक्चर प्रोटीन पर बनाया है, एक लेक्चर मैंने बनाया है कार्बोहाइड्रेट पर, एक बनाया है वसा पर, राइट, वसा पर लेक्चर बनाया। तो इन सभी को आप देखिए और साथ ही साथ मैंने पोषण, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह सब कुछ यहां पर बतलाया है। यस और नो? ठीक है, चले आगे। चलिए, तो ये दोनों चैप्टर्स तो हम लोग ऑलरेडी इन डेप्थ, बहुत गहराई से पढ़ चुके हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग नीलांबर दास जी।
बहुत गहराई से इन दोनों सेक्शन को तो हमने कम से कम 6 से 8 लेक्चर्स में फिनिश कर लिया है। तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं तंतु से वस्त्र का बनना, किस प्रकार फाइबर से। और यहीं पर फाइबर के ऊपर ही कई सारे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, फाइबर से किस प्रकार वस्त्र का निर्माण होता है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार इसको, ठीक है, तो आज हम लोग कौन कौन से, तो बता देता हूं मैं आपको। एक तो मैं बताऊंगा आपको तंतु से वस्त्र का बनना, इस चैप्टर को कवर करने वाले हैं आज की क्लास में हम। और 2 चैप्टर एनसीईआरटी के कवर कर देंगे। 5th चैप्टर पदार्थ का पृथक्करण, हम जो अलग अलग पदार्थ को पृथक करते हैं, है ना, थ्रेशिंग की मदद से हम लोग हमारे खाद्य पदार्थ को पृथक करते हैं, खाद्य पदार्थ को हम लोग सूप की मदद से, हवा की मदद से पृथक करते हैं, इस पर भी मिलान करने के लिए प्रश्न आए। तो दीज 2 चैप्टर हम लोग तीसरा चैप्टर और 5वां चैप्टर करेंगे। 4th चैप्टर बहुत आसान है, इसको सॉल्व करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई होगी। एक बार देख लेते हैं ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हिल रहा है स्क्रीन। चलिए शुरुआत करें। तो 3rd चैप्टर एंड 5th चैप्टर, तो टुडेज व्हाट 3rd और 5th चैप्टर ऑफ एनसीईआरटीज, ये हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो यहां पर जो 3rd चैप्टर है उस पर हम लोग आ गए हैं और यहां देख लीजिए पूरा का पूरा एनसीईआरटीज को हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहां पर जो चैप्टर दिया हुआ है वो है तंतु से वस्त्र तक, तंतु से वस्त्र का निर्माण कैसे होता है, इस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो देखिए यहां पर आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया है कि हम लोग कई बार कृत्रिम रेशों का भी प्रयोग करते हैं, प्राकृतिक रेशों का भी प्रयोग करते हैं और सिंथेटिक रेशों का भी प्रयोग करते हैं, सिंथेटिक का भी, कृत्रिम का भी और प्राकृतिक का भी। तो यहां पर आपको रेशों के अलग अलग प्रकार के बारे में समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप लोग मफलर देखते हैं, शॉल देखते हैं, उसमें आप देखते हैं जो ऊन है वो तो हम जंतु से प्राप्त करते हैं, जो हम लोग कॉटन प्राप्त करते हैं उससे सूती वस्त्र बनते हैं, कॉटन मतलब कि रुई। और हम लोग जब बात करते हैं जंतु रेशे की, तो उसमें रेशम, रेशम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि रेशम किससे प्राप्त होता है, रेशम के कीट से। ऊन किससे प्राप्त होती है, ऊन प्राप्त होती है जंतुओं से। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो यहां पर इस प्रकार के आपने कपड़े, जितने भी बेडशीट हैं, है ना, अलग अलग शॉल हैं, ऊनी कपड़े हैं, वो अलग अलग प्रकार के। और यहां पर कपड़े की जो कतरन है उसका इस प्रकार का एक डायग्राम बनता है और बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर, राइट, बहुत ही सूक्ष्म लेवल पर जो लूमिंग मशीन होती है, यह शब्द आपके एग्जाम में बहुत आता है, लूमिंग मशीन, लूमिंग। और लूमिंग मशीन की मदद से हम लोग क्या करते हैं, सूत काटते हैं। जैसे आपने महात्मा गांधी जी का नाम तो सुना ही होगा कि उन्होंने चरखे की मदद से कैसे कोई अंग्रेजों को भगा सकता है। और वाकई में उन्होंने क्रांति ला दी, और वो क्रांति ये थी कि उन्होंने भारत में आत्मनिर्भर बनने की बात कही और हमें विदेशों से आने वाले कपड़े की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो जो फॉरेन से कंटेंट आ रहा है, बड़े बड़े कंटेनर आ रहे थे, उनको हतोत्साहित किया। तो देखिए गांधी जी ने चरखे के दम पर अपना काम किया और उन्हीं दिनों में इंडस्ट्रियलाइजेशन यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट हुआ था। 1750 से स्टार्ट हुआ था और धीरे धीरे ये लूमिंग मशीन बहुत एडवांस हो गई थी और पूरी दुनिया में कपड़ों की सप्लाई जो हुआ करती थी वो इंग्लैंड से होती थी। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल कॉटन वगैरह की आवश्यकता होती थी, कपड़े को नीला करने के लिए जो नील की खेती किया करते थे, है ना, वो सभी भारत में हुआ करता था, राइट। तो ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। अब तंतुओं पर हम लोग बात कर लेते हैं और आगे चलते हैं। चलिए, तो देखिए यहां पर आपको इस तरह के कपड़े में कोई तागा, तंतु खींचते हैं तो बिल्कुल बाहर की तरफ दिखाई देता है। तो देखिए यहां पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं केवल उन पर बात करूंगा। तो देखिए तागे के दिखाई देने वाली जो पतली लड़ियां होती हैं, ये इसे ही क्या कहते हैं, फाइबर या फिर तंतु कहते हैं। पतली लड़ियां जिनसे मिलकर ये बना होता है उसे कहते हैं हम तंतु। और
इन तंतुओं तागों को मिलाकर, इन धागों को मिलाकर, इसको देखिए तागा भी लिखते हैं, धागा भी लिखते हैं, इससे मिलाकर ही हम लोग क्या करते हैं, सूत काटने के बाद में हम लोग क्या करते हैं, वस्त्र या कपड़ों का निर्माण करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आ रहा है दोस्तों यहां पर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सूती वस्त्र है, जो जूट है, रेशम है, ऊन है, ये जो भी तंतु होते हैं वे सभी कैसे रेशे होते हैं, दीज आर द नेचुरल फाइबर्स। तो सूत काटना मतलब जो कॉटन रुई है ना, कॉटन की खेती भी पूरे भारतवर्ष में होती है। आपने नाम भी सुना होगा बीटी कॉटन, यस और नो, बीटी कॉटन, जिसमें बोलवर्म नाम का कीड़ा कभी नहीं लगता। बैसिलस थ्यूरिंजेंसिस नाम के जो जीवाणु हैं उसको, उसके डीएनए को हमने क्या कर दिया, कॉटन के बीज में डाल दिया। तो आजकल रुई का प्रयोग, जूट कहां पे सबसे ज्यादा उत्पादन का होता है, वेस्ट बंगाल में। तो जूट के प्रयोग की मदद से हम लोग बोरियां इत्यादि बनाते हैं। और रेशम का आपको पता ही है, सेरीकल्चर, रेशम के उत्पादन को, रेशम के लिए जो कीट है वो क्या है, सेरीकल्चर, है ना। ये जैसे चैप्टर पूरा हो जाएगा, सबसे खास बात तंतु या सूत, बिल्कुल है ना, तंतु जो है, यहां पर मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, ये जैसे ही चैप्टर खत्म होगा, लगभग 20-1 मिनट में फिनिश हो जाएगा, उसके बाद इसी चैप्टर के सभी एमसीक्यूज भी करेंगे हम लोग। तो होल एमसीक्यूज भी यहां पर सॉल्व होंगे, है ना। तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो हजारों वर्षों से हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग अभी तक प्राकृतिक रेशों का ही प्रयोग कर रहे हैं, और प्राकृतिक रेशे हमें रुई, जूट का मतलब जो पटसन है, भारत में वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा उत्पादक है जूट का। और इस जूट को जब हम लोग पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के कारण क्या होता है, ये फूलने लगता है और फिर इसके अलग अलग रेशे कर लेते हैं। तो इस प्रकार से हम बोरे इत्यादि का निर्माण करते हैं, ठीक है। और सबसे ज्यादा दुनिया में जूट का उत्पादन कौन सा देश कर रहा है, बांग्लादेश। याद रखना, बांग्लादेश दुनिया में सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन करता है, ठीक है। तो इनसे प्राप्त जो रेशे हैं वो प्राकृतिक रेशे हैं। ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होता है, ऊन भेड़, बकरी। अच्छा, आपके लिए एक प्रश्न है, पश्मीना क्या होती है, पश्मीना, आप सभी को मुझे इसका आंसर देना है। पश्मीना क्या है, एक भेड़, एक बकरी, एक ऊंट या एक याक का नाम है। जल्दी से बताइए पश्मीना क्या है, जल्दी बताइए। आपने पश्मीना के बने हुए शॉल बहुत ज्यादा सुने होंगे, और जम्मू कश्मीर में पश्मीना के शाल बहुत फेमस है, वर्ल्ड फेमस है अपने आप में ये, है ना। पश्मीना जो शॉल है, इनको पश्मीना जो जीआई टैग भी दिया गया है, ठीक है। चलिए बताइए पश्मीना क्या होता है। तो खरगोश, याक और ऊंट के बालों से भी हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, राइट, और रेशम हम लोग तंतु प्राप्त करते हैं। और रेशमी तंतु रेशम कीट कोकून से खींचा जाता है ना, रेशमी कूट, है ना। तो बताइए भेड़ है, वेरी गुड बेटा, अभी और जवाब आने तो बड़ा मजा आने वाला है। ये प्रश्न ही बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर प्रश्न है। पश्मीना एक प्रकार की क्या है, तो पश्मीना एक प्रकार की क्या है बताइए। हजारों वर्षों तक वस्त्र के निर्माण में केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही प्रयोग किया करते थे हम लोग, लेकिन लगभग 100 वर्षों से हमने रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करने लगे और इन पदार्थ स्रोतों से तंतुओं का निर्माण करने लग गए। तो आपने सबसे पहले नाम सुना होगा नायलॉन, नायलॉन, है ना। नायलॉन क्या है ना, नायलॉन क्या है ना। एक मिनट, एक बच्चे का मैसेज आ गया, जैसे आप लोग भी मैसेज कर सकते हैं मुझे। बच्चे ने पूछा है क्या मैं अभी कॉल कर सकता हूं, तो नहीं भाई, अभी क्लास में हूं, राइट। चलिए, तो बात क्लियर हो गई आपको। बताइए पश्मीना क्या है। पश्मीना एक बकरी है, वेरी गुड, मतलब क्लियर हो गया है स्टूडेंट्स को, बहुत बढ़िया। पश्मीना बिल्कुल एक प्रकार की क्या है, बकरी है ना। चलिए, पश्मीना एक प्रकार की बकरी का नाम है, बिल्कुल। पॉलिएस्टर, पश्मीना एक गोट है, वेरी गुड, बिल्कुल सही बता रहे हैं।
तो पश्मीना के लिए भारत सरकार ने विशेष बजट अलोकेशन भी किया था, क्योंकि लगातार जो पश्मीना भेड़ को पालने वाले लोग हैं उसमें थोड़ा सा कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो भारत सरकार ने उसके लिए बजट भी एलोकेट किया था अभी। तो जो संश्लेषित की बात आ रही है, यहां पर देख लीजिए, रेशम के कोकून से यह प्राप्त किया जाता है। हजारों वर्षों में क्या हुआ, हमने प्राकृतिक रेशों का प्रयोग किया, लेकिन अब हम लोग संश्लेषित रेशों का प्रयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात आती है नायलॉन, और नायलॉन में हम लोग एक तरह का संश्लेषित रेशा है। नायलॉन का मतलब न्यूयॉर्क, लॉन का मतलब लंदन, लंदन और न्यूयॉर्क की टेक्नोलॉजी, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो याक बिल्कुल नहीं है, पश्मीना एक बकरी है, ठीक है। तो पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, ये सभी सिंथेसाइज्ड तंतु फाइबर्स होते हैं, ठीक है। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई। अच्छा, आपने कभी कभी ऐसे वस्त्र देखे होंगे संग्रहालयों में, जब भी आप कभी म्यूजियम्स में गए होंगे, खतरनाक। तो ये किसके तंतु हैं? ये धातु के तंतु हैं, जो उस समय पर महाराणा प्रताप, राणा सांगा, है ना, बाबर, ये जिनको पहना करते थे वो किसके थे, और बहुत भारी भरकम हुआ करते थे। यस और नो, है ना, वेरी गुड। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, कुछ पादप तंतुओं पर बात कर लेते हैं। देखो ये वाला जो पॉइंट है ना, कपास ओटना, कपास ओटना, इसी के ऊपर एक बार प्रीलिम्स में प्रश्न आया था इस वाली लाइन पर। और ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं 2000, ये लगभग 2013 या 14 में प्रश्न आया था, ठीक है। तो इस प्रकार से एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आते रहते हैं।